हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सर एंग्लो टच बाय याना यूट्यूब चैनल पर आपका बेहद स्वागत करता हूं। चलिए, समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, हम पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 3 पार्ट कर चुके हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का 4th पार्ट है और इसका ये 7th रूल है। देखिए दोस्तों, अंग्रेजी में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर में इस्तेमाल किए जाते हैं, अर्थात वो सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो सब्जेक्ट बनते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, नेम एंड फेम, हॉर्स एंड बग्गी, स्लो एंड स्टडी, नेट एंड रोड, एक्सेट्रा। तो क्या आप जानते हैं कि जब कभी इनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आपका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या वर्ब कौन सा इस्तेमाल होगा? देखिए दोस्तों, इसके साथ जो आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं। अब आप कहेंगे दोनों कैसे सर? दोनों एक्चुअली में इस रूल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा हमें हिंदी पर आना होगा, हमें थोड़ी ट्रांसलेशन का भी अनुभव होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूं ब्रेड एंड बटर हैज बीन have been very difficult to earn these days because of COVID। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं ये जो हमारा सब्जेक्ट है ब्रेड एंड बटर, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हैज़ बीन आएगा या हैव बीन। एक्चुअली में जब कभी ये जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, यदि एक सिंगल एंटिटी को ये शो करते हैं तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर आता है। कब? ध्यान देना दोस्तों, जब कभी ये पेयर ऑफ वर्ड्स जितने भी होते हैं, यदि ये एक सिंगल एंटिटी को शो करेंगे, सिंगल एंटिटी को जब शो करेंगे तो आपके जब ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होगा तो इनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। तो आप कैसे जान पाएंगे ये सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है? एक्चुअली में इसके लिए आपको थोड़ा ट्रांसलेशन का भी अनुभव होना चाहिए, अर्थात यदि हम सेंटेंस की हिंदी देखें तो यदि वो सिंगल एंटिटी को शो करे तो इसके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे देखिए दोस्तों, मैंने एग्जाम्पल लिखा है ब्रेड एंड बटर हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे ब्रेड एंड बटर किसकी बात हो रही है? ब्रेड या बटर की? नहीं दोस्तों, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है जीविका, रोजी रोटी। तो जो जीविका है वो आपका एक सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे जो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा तो वो आपका एक वचन का होगा, क्योंकि एक सिंगल एंटिटी को यहाँ पे ये ब्रेड एंड बटर शो कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट सेंटेंस होगा ब्रेड एंड बटर हैज़ बीन वेरी डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड। अब इसका
चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखें। मान लीजिए मैं कहता हूं ब्रेड एंड बटर is oblique are not available at Jussi सुपर स्टोर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है सेम आपका वही ब्रेड एंड बटर। ये जो ब्रेड एंड बटर है, क्या यहाँ पे ये एक सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है? जी नहीं। यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है ये एक्चुअल में दो सेपरेट चीज़ों को शो कर रहा है। क्यों? ये हमें कैसे पता चला? यदि हम आगे सेंटेंस में देखें, इज और आर नॉट अवेलेबल एट जस्सी सुपर स्टोर, ये कोई जस्सी सुपर स्टोर है, कोई दुकान है, कोई शॉप है, तो वह हम कह रहे हैं कि उस स्टोर पर ब्रेड एंड जो बटर है वो अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ये एक सिंगल एंटिटी को शो नहीं कर रहा है, ये दो गुड्स को शो कर रहा है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, जो वर्ब आएगी वो भी हमेशा प्लूरल आएगी। तो यहाँ पे जो आर है ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जब कभी अंग्रेजी में, इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा पेयर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जब कभी उनका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होता है, जैसे कि ब्रेड एंड बटर, नेम एंड फेम, हॉर्स एंड बग्गी, स्लो एंड स्टडी, नेट एंड रोड। तो ये पेयर ऑफ जो वर्ड्स जब कभी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनके बाद आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब वो क्या होगा, सिंगुलर या प्लूरल। तो इनके बाद जो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा, यदि ये वर्ड्स, ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपके एक ग्रुप को, आपके एक सिंगल एंटिटी को शो करे, एक सिंगल एंटिटी को शो करे, तो इनके बाद जो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा या जो वर्ब होगी वो हमेशा एक वचन की होगी। और यदि ये एक सिंगल एंटिटी को शो ना करे तो इनके बाद जो आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो हमेशा आपका प्लूरल होगा। जैसे कि यहाँ पे जो दो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पे ब्रेड एंड बटर हैज़ बीन ऑब्लिक हैव बीन वेरी डिफिकल्ट टू अर्न दीज डेज बिकॉज ऑफ कोविड। तो यहाँ पे एक्चुअल में एक सिंगल एंटिटी की बात हो रही है, जीविका की बात हो रही है, रोजी रोटी की बात हो रही है। तो ये सिंगल एंटिटी को शो करा, तो इसके साथ जो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर आएगा। जो दूसरा एग्जाम्पल है, ब्रेड एंड बटर इज ऑब्लिक आर नॉट अवेलेबल एट जस्सी सुपर स्टोर। तो एक्चुअली में यहाँ पे जो ब्रेड एंड बटर है सिंगल एंटिटी को शो नहीं कर रहा है, ये दो गुड्स को शो कर रहा है। ब्रेड एक अलग चीज़ है और बटर एक अलग चीज़ है। एक्चुअली में इसका जो हम जो पता लगा रहे हैं कि भाई सिंगल एंटिटी को शो कर रहा है या सिंगल एंटिटी को शो नहीं कर रहा है, तो एक्चुअली में इसके लिए आपको थोड़ा हिंदी का ट्रांसलेशन का ज्ञान होना चाहिए। तो इसलिए जो आपका यहाँ पे ये दो चीज़ों को शो कर रहा है, ये सिंगल एंटिटी नहीं है, तो यहाँ पे जो आने वाला जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा प्लूरल होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर में लिखा है कि ये पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकते हैं, बट यह आपको देखना है सेंटेंस की थोड़ी ट्रांसलेशन कर कर कि वो सिंगल एंटिटी को शो करे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का इस्तेमाल करे, और यदि वो सिंगल एंटिटी को शो ना करे तो आप पेयर ऑफ वर्ड्स के बाद आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करें। चलिए इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप इसे कॉपी करना चाहें तो आप कॉपी कर ले। चलिए दोस्तों, रूल नंबर 8। देखिए दोस्तों, यदि मैं कह दूं
एवरी बॉय, चलिए मैं कह दूं गर्ल, मैं कह दूं मैन एंड वीमेन। तो इसके बाद जो आने वाला वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? क्या आप में से कोई बता सकता है? एवरी बॉय, गर्ल, मैन एंड वीमेन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या? यदि मैं कह दूं कि इज या आर, मैं कह दूं हैज या हैव, यदि मैं बोलूं वॉज या वर, तो क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब कभी कोई भी आपका सब्जेक्ट एवरी, ये चलिए मैं एक और लिख देता हूँ, और ईच, दोनों का फिलहाल मतलब यहाँ पे आप एक ही मानकर चलिए। जब कभी कोई भी सब्जेक्ट एवरी या ईच से बनेगा, चाहे उसके बाद आने वाले नाउन कितने भी हो, तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब होगा दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर होगा। अर्थात यदि मैं ये लगेगा टेंस के अकॉर्डिंग, दिस वन एंड दिस वन। फॉर एग्जाम्पल, चलो हम इसी को ऐड कर लेते हैं। मैंने कहा ईच बॉय, गर्ल, मैन एंड वीमेन is oblique are coming to Anglo-Dutch to brush up his oblique hair, चलिए his oblique hair oblique their English। तो क्या आप बता सकते हैं इसमें किसका इस्तेमाल होगा? जैसे कि यहाँ पे रूल नंबर जो मैंने 8th पास किया है, मैंने कहा जब कभी कोई भी सब्जेक्ट एवरी या ईच से जितने भी जो नाउन जुड़कर बनेगा, अर्थात बॉय, गर्ल, मैन एंड वीमेन, दिस ऑल आर नाउन। जब कभी कोई भी सब्जेक्ट एवरी या ईच से, मैं एवरी बॉय बोलूँ या ईच बॉय बोलूँ, आप यहाँ पे अभी तक फिलहाल एक ही चीज़ मानकर चलिए। जब कभी मैं कह दूँ ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच मैन एंड ईच वीमेन, तो इसके बाद जो आने वाला हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो इज होगा या आर होगा। तो मैंने आपको बताया ग्रामर की दृष्टि से इनके बाद मतलब ईच या एवरी से चाहे कितने भी नाउन जुड़े और वो एक सब्जेक्ट बने, तो उसके बाद जो आने वाला जो नाउन आपका जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो दोस्तों हमेशा सिंगुलर होगा। अर्थात इज होगा, हैज़ होगा, वॉज होगा, ठीक है। और यदि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कह दूं तो गोज होगा, ठीक। तो उसी रूल को ध्यान में रखते हुए देखिए, मैंने कहा ईच बॉय, गर्ल, मैन एंड वीमेन, तो क्या आएगा हमारा इज। तो ईच बॉय, गर्ल एंड मैन एंड वीमेन, आपको लग रहा होगा सर ये तो सभी बहुवचन प्रतीत हो रहे हैं, ये तो बहुत सारे बॉय है, गर्ल है, मैन है, तो नहीं दोस्तों, एक्चुअली में कंपटीशन में वही रूल पूछे जाते हैं जो मोस्टली लोग नहीं जानते हैं, और इसी कारण से वो अपना जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। तो आप गौर दीजिए यहाँ पे, अगर कोई भी सब्जेक्ट ईच या एवरी से मिलकर बनेगा, मतलब ईच बॉय, गर्ल, चाहे कितने भी नाउन जोड़ दीजिए आप, जब एक्चुअली में हमारा ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है ईच बॉय,
गर्ल, मैन एंड वीमेन। तो ये हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर क्यों? जो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होगा, मैंने बताया कि ईच या एवरी को देख कर लगेगा। तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो आपका इज होगा। तो ईच बॉय, गर्ल, मैन एंड वीमेन इज कमिंग टू एंग्लो टच टू ब्रश अप। अब बारी है यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या होगा? यदि हम देखें तो ये अधिक लग रहे हैं, तो जाहिर है कि जो इसका प्रोनाउन जो होगा वो आप कहेंगे देयर होगा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे देयर तो किसी भी कीमत पे नहीं होगा। वो क्यों? क्योंकि मैंने कहा ईच या एवरी को देख कर ही ये सिंगुलर हुआ, एक वचन हुआ, तो एक वचन का ही यहाँ पे प्रोनाउन आएगा। अब ये भी एक वचन का प्रोनाउन और ये भी, तो इन दोनों में से क्या करेक्ट होगा? एक्चुअली में हमारे देश कहिए या ग्रामर का रूल कहिए, जब कभी कोई भी सब्जेक्ट जिससे ये पता ना चले कि मेल या फीमेल, एक्चुअली इसमें दोनों कंबाइंड है, फिर भी आप मान लीजिए पता ना चले मेल या फीमेल या दोनों हो, तो हम हिज करें या हर करें। एक्चुअल में हमेशा जो हिंदुस्तान है वो पुरुष प्रधान देश है, तो इसमें जो आने वाला जो प्रोनाउन जो होता है वो भी मेल के अकॉर्डिंग ही लगता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक वचन की आई, तो इसका मतलब ये हम पूरे को इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है इसको मेल मानकर चलेंगे। तो इसके बाद जो इसके लिए जो आने वाला जो प्रोनाउन होगा तो वो भी आपका मेल का ही होगा। तो यहाँ पे आपका हिज ग्रामेटिकल बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक बार फिर दोबारा सुन लीजिए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब कभी कोई भी सब्जेक्ट दोस्तों ईच या एवरी से जुड़कर बनेगा, चाहे उसके साथ जो आने वाले नाउन है वो कितने ही क्यों ना हो। मैंने कितने इस्तेमाल किए यहाँ पे 1 2 3 4, मैं कहता हूँ कि आप 10 इस्तेमाल कर लीजिए, तो तब भी ईच या एवरी से जितने भी नाउन जुड़कर वो जो सब्जेक्ट बनेगा तो वो हमेशा आपका एक वचन का होगा, और उसके बाद जो आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो भी हमेशा एक वचन की ही इस्तेमाल होगी। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे जो पॉइंट देने वाली बात है, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये पुरुष प्रधान देश है। अगर यहाँ पे मान लीजिए प्रोनाउन की प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोनाउन क्या करेक्ट होगा, तो जैसे कि हमने कहा ये एक वचन का इस्तेमाल, जब हेल्पिंग वर्ब एक वचन का इस्तेमाल होगा तो जाहिर है कि जो इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी एक वचन का इस्तेमाल होगा, अर्थात देयर किसी भी कीमत पे नहीं होगा, हिज या हर में से कोई एक करेक्ट होगा। तो इन दोनों में से भी क्या सिलेक्ट करना होगा? मैंने कहा कि हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है तो इसमें हमेशा मेल को ही तवज्जो दी जाती है। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे जो आपका प्रोनाउन जो टिक करना होगा ग्रामेटिकल, वो भी आपको हिज ही करना होगा। आई होप आपको ये दोनों रूल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।